चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सैलरी ऑफ राजीव रतन इन 2001 was $100 per day। राजीव की सैलरी 2001 में $100 पर दिन थी and his salary in 2002 was $125 per day। Again in 2023 his salary was $100 per day। मतलब कि राजीव की सैलरी पहले $100 थी, उसके बाद 2002 में उसे इंक्रीज किया गया और फिर 2003 में दोबारा से उसे कम कर दिया गया। क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी इन 2002। मतलब कि 2001 के मुकाबले 2002 में राजीव की सैलरी कितनी इंक्रीज हुई। ये सिनेरियो है। क्वेश्चन का पहला पार्ट है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि जब हम 2001 से 2002 पे आए, जब हम 2001 से 2002 पे आए तो राजीव की सैलरी 100 से 125, यानी कितने परसेंट का इंक्रीज था। परसेंटेज चेंज हमें पता है, इट इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100%। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100%। ठीक है, हमारी जो यहाँ पे बात हो रही है वो बात हो रही है 2001 से 2002 की, यानी कि 2001 में राजीव को जो पैसे मिल रहे थे वो हुए इनिशियल पैसे और 2002 में राजीव को जो मिल रहे थे वो हुए फाइनल पैसे। फाइनल कितने मिल रहे हैं 125, इनिशियल कितने मिल रहे हैं 100, इनिशियल कितने मिल रहे हैं 100 इनटू 100%। हमने 100 से 100 काट दिया और हमारे पास आ गया प्लस 25%। प्लस 25% का मतलब है कि राजीव की जो सैलरी इंक्रीज हुई है 2001 से 2002 में वो 25% से इंक्रीज हुई है, यानी कि राजीव की सैलरी में जो हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है वो 25% यानी कि 25% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसका आंसर हो गया प्लस 25%। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसी का हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द सैलरी इन 2003 ओवर 2002। मतलब कि वो ये बोल रहा है कि अगर हम 2002 से 2003 की तरफ बढ़ते हैं तो कितने परसेंट से सैलरी डिक्रीज हुई है, यानी कि हमें दोबारा परसेंटेज चेंज निकालना है। इस केस में आपको दिख रहा है क्लियरली कि हमारी जो फाइनल सैलरी है वो 100 हो जाएगी, क्योंकि फाइनल क्या हुआ, फाइनल 100 हुआ। मतलब कि हमारी फाइनल सैलरी कितनी हो गई 100, इनिशियल सैलरी कितनी हो गई 125, इनिशियल सैलरी कितनी हो गई 125 इनटू 100%। मतलब कि अगर हम 2002 से 2003 में परसेंटेज चेंज की बात करते हैं तो वो परसेंटेज चेंज कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, फाइनल सैलरी माइनस इनिशियल सैलरी अपॉन इनिशियल सैलरी इनटू 100%। 25 5 ऑफ 25 4 ऑफ माइनस 25 इनटू 4 अपॉन 5%। 5 से 5 गया, ये आ गया माइनस 20%। कि 2022 से और 2002 से जब 2003 में आए तो राजीव की सैलरी 20% से डिक्रीज होती है, यानी कि माइनस 20%। तो आप देखिए परसेंटेज चेंज का थोड़ा इजी क्वेश्चन था ये, जहां पे हमें सिंपली ये बताना था कि परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज कितना है। हर क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज का जो भी क्वेश्चन है उसमें सेम फॉर्मूला लगेगा, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। सो 25 एंड 20%। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने आपको हमेशा से बताया कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले मैथ्स का, क्वांट का, आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। मीनिंग कि अगर वो कह रहा है कि दो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या अज्यूम करना है, देयर इज कैंडिडेट ए एंड देयर इज कैंडिडेट बी। कि एक कैंडिडेट हो गया कैंडिडेट ए और एक कैंडिडेट हो गया कैंडिडेट बी। द कैंडिडेट हु गॉट 57% ऑफ द वोट्स वन। एक कैंडिडेट ऐसा है जिसको 57% वोट्स मिले हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर दो कैंडिडेट्स हैं, आपको पता है कि परसेंटेज हमेशा 100% होता है, कि जो टोटल परसेंटेज होती है वो हमेशा 100% होती है। तो अगर एक कैंडिडेट को 57% वोट्स मिलते हैं तो सेकंड कैंडिडेट को कितने वोट्स मिलेंगे, 100 माइनस 57 दैट इज 43%। बिल्कुल सही बात है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि दो कैंडिडेट्स हैं ए और बी, इलेक्शन लड़ रहे थे, एक को मिले 57% वोट्स और एक को मिले 43% वोट्स। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जिस कैंडिडेट को 57% वोट्स मिले वो इलेक्शन 420 वोट से जीता है। मतलब कि वो ये बोल रहा है कि ए को बी से 420 वोट्स ज्यादा मिले। यही मतलब हुआ। अगर हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारा विनिंग कैंडिडेट है, जो हमारा कैंडिडेट ए है जिसको 57% वोट्स मिले हैं, वो 420 वोट से जीता है, तो सिंपल सा मतलब इस लाइन का क्या हुआ कि जो ए के वोट्स हैं और जो बी के वोट्स हैं उनमें 420 का फर्क है। यही तो मतलब हुआ कि इन दोनों के वोट्स में 420 का फर्क है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम रिफाइन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। कह रहा है टोटल कितने वोट्स पड़े हैं, टोटल कितने वोट्स लोग डालने आए, हमें वो निकालना है।
क्या हम ये बोल सकते हैं कि ए को 57% वोट्स मिले और बी को 43% वोट्स मिले, इन दोनों में डिफरेंस 420 का है? यही मतलब हुआ कि अगर ए को 57% वोट्स मिले, बी को 43% वोट्स मिले और उन दोनों में 420 वोट का डिफरेंस है, तो हम ये बोल रहे हैं कि उन दोनों में 420 वोट का डिफरेंस, यानी कि ए को 57% और बी को 43% वोट मिले, उनमें 420 वोट का डिफरेंस है। ठीक है, लेट द टोटल वैलिड वोट्स बी एक्स। हमने मान लिया कि टोटल जो पोलिंग हुई है, जो लोग वोट डालने आए, लेट अस से टोटल एक्स वोट्स मिले हैं, लेट अस से देयर हैव बीन टोटल एक्स वोट्स। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ए और बी के बीच में जो 14% का डिफरेंस है, दैट इज इक्वल टू 420 वोट्स? मतलब कि थोड़ा और रिफाइन करते हैं, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ए और बी के बीच में 14% का डिफरेंस है, मतलब कि जो टोटल वोट्स डले हैं, जो टोटल वोट्स पड़े हैं, उसका 14% 420 है। मतलब कि आप देखिए यहां पे डिफरेंस कितना है, 14%। क्या मैं बोल सकता हूं कि ए और बी में जो डिफरेंस है वो 57 और 43 14% का है? 14% ऑफ टोटल वोट्स इज 420। यही क्वेश्चन बनेगी कि ए और बी में कितना डिफरेंस है, 14% का। ए और बी में कितना डिफरेंस है, 420 वोट्स का। 14% किसका, टोटल वोट्स का। ए और बी में जो डिफरेंस है 14% है, 14% ऑफ व्हाट, 14% ऑफ टोटल वोट्स। कि टोटल जितने भी वोट्स गिरे हैं उनमें 14% वोट्स जो है वो 420 है। ए और बी में डिफरेंस 14% का है और ए और बी में डिफरेंस 420 का है। इट मींस दैट 14% ऑफ टोटल वोट्स इज 420, यानी कि 14% ऑफ एक्स इज 420। और मैंने आपको हमेशा क्या बताया कि जब भी परसेंटेज में ऑफ आ जाए इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 14 into x upon 100 is 420। 14 से ये गया 30, यानी कि x की वैल्यू आ गई 3000 वोट। ये टोटल 3000 वोट इस सिलेक्शन में पड़े हैं। डॉट्स कनेक्ट कर लेते हैं एक बारी। सिंपल सी बात है, हमें क्या दिया हुआ था कि दो कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो दो कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी। ये दो कैंडिडेट्स, कैंडिडेट ए को मिले 57% वोट्स, कैंडिडेट बी को मिले 43% वोट्स। इन दोनों में डिफरेंस है 420 वोट्स का। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 57% माइनस 43% इज 420। मतलब कि जो इनमें 14% का डिफरेंस है वो 420 के बराबर है, लेकिन 14% किसका, टोटल वोट्स का। परसेंटेज किसी ना किसी का तो होगा, तो इनमें जो 14% का डिफरेंस है वो 14% किसका है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स का। तो 14% ऑफ टोटल वोट्स इज 420। 14% ऑफ टोटल वोट्स इज 420। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो गए, x। तो 14% ऑफ x इज 420, यानी कि x की वैल्यू आ गई 3000। आंसर इज 3000 वोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इनिशियली अ शॉपकीपर हैड 10 चॉकलेट्स। कह रहा है शॉपकीपर है, उनके पास इनिशियली 10 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, अ कस्टमर बॉट 10% चॉकलेट फ्रॉम एन। यहीं रुक जाइए। हमेशा आपको क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। जब भी आप आगे लिखते हैं, कुछ भी प्रोसीड करते हैं आगे, यू ऑलवेज हैव टू मूव स्टेप बाय स्टेप। आप देखिए कि मैं हमेशा वन स्टेप एट अ टाइम चलता हूं। मैं कभी भी पूरा क्वेश्चन एक बार में नहीं पढ़ता, मैं एक लाइन पढ़ता हूं, उसे अपने माइंड में प्रोसेस करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। दैट्स द राइट वे टू डील विद क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स। कि हमेशा पहले एक लाइन पढ़िए, डेटा लिख लीजिए जो दिया हुआ है, सो दैट आपको बार-बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, एंड देन मूव अहेड। हमने क्या देखा कि एक शॉपकीपर है, उन शॉपकीपर के पास 10 चॉकलेट्स हैं। उसमें से एक कस्टमर आया और उसने 10% चॉकलेट्स खरीद लिए। अब मैं यही रुक गया। अगर n में से 10% चॉकलेट्स बिक गए तो इसका मतलब क्या हुआ, n चॉकलेट थे, उसमें से 10% बिक गए, यानी कि 0.1 n बिक गए। n चॉकलेट में से 10% बिके, 10% ऑफ n, 10% ऑफ n क्या हो गया, 10 into n upon 100, यानी कि 0.1 n। यानी कि n में से 0.1 n चॉकलेट्स बिक गए। तो दुकान वाले के पास बचे कितने, पहले n थे, उसमें से 0.1 n बिक गए, तो बचे कितने, 0.9 n। ये रिमेनिंग चॉकलेट्स, इतने चॉकलेट्स उनके पास बच गए। यहां पे कुछ एस्पिरेंट्स से गलती करते हैं कि वो अपनी मर्जी से मान लेंगे कि लेट द इनिशियल चॉकलेट्स बी 100। आप इनिशियल चॉकलेट्स को 100 नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको n लेना है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता तो हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपको n चॉकलेट्स ही मानना है, तो आप 100 नहीं मानेंगे, आपको n चॉकलेट्स ही मानना पड़ेगा। तो अभी तक कुल मिला के बात क्या बनी, कुल मिला के बात ये बनी कि हमारे पास n चॉकलेट्स थे, उसमें से 10% चॉकलेट्स बिक गए, यानी कि 0.1 n चॉकलेट्स बिक गए, और बचे कितने, n - 0.1 n, दैट इज 0.9 n चॉकलेट्स हमारे पास अभी रिमेनिंग है।
स्टेप बाय स्टेप में चलता गया और स्टेप बाय स्टेप अपनी इक्वेशंस बनाता गया। अब आगे क्या दिया हुआ है? देन अनदर कस्टमर बॉट 20% ऑफ द रिमेनिंग चॉकलेट। यहीं रुक जाइए, यहीं रुक जाइए। वो कह रहा है कि अब नया कस्टमर आया और उसने 20% ऑफ द रिमेनिंग चॉकलेट्स खरीदा। ऑफ द रिमेनिंग चॉकलेट मतलब कि जितनी चॉकलेट्स उनके पास बची थी उसका 20%। कुछ एस्पिरेंट्स यहाँ पे गलती करेंगे, वो n का 20% ले लेंगे। हमें n का 20% अब नहीं लेना, हमें 20% किसका लेना है? रिमेनिंग चॉकलेट्स का, कि जो चॉकलेट्स बच गई हैं, जो चॉकलेट्स रिमेनिंग हैं उसका 20%। मतलब कि जब सेकंड कस्टमर आया तो दुकान वाले भैया के पास 0.9n चॉकलेट्स थी, इसमें से 20% बिक गई, यानी कि 20% ऑफ 0.9n यानी कि 20 इंटू 0.9n अपॉन 100, यानी कि 0.18 चॉकलेट्स बिक गई। 0.18 चॉकलेट्स बिक गई, तो बची कितनी? हमारे पास बच गई 0.72n चॉकलेट्स। इतनी चॉकलेट्स हमारे पास बच गई। तो देखिए यहां पे ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो 20% यहां पे लिखा है ना, ये 20% यहां लिखा है, दिस इज 20% ऑफ रिमेनिंग चॉकलेट्स। दिस इज 20% ऑफ रिमेनिंग चॉकलेट्स, कि जो चॉकलेट बची हैं उसका 20% अब बिका है, जो चॉकलेट बची हैं उसका 20% अब बिकेगा। आपको ये गलती नहीं करनी कि आप n का 20% ले लो, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया। अब बची हुई चॉकलेट का 20% अगर मैंने निकाला तो 0.18 आया, तो मेरे पास चॉकलेट्स कितनी थी? 0.9n। बिक गई कितनी? 0.1n। और n तो बची कितनी? 0.72n, यानी कि मेरे पास 0.72n चॉकलेट्स बची हैं। दिस इज द रिमेनिंग चॉकलेट, ठीक है। आफ्टर दैट वन मोर कस्टमर परचेज्ड 25% ऑफ रिमेनिंग चॉकलेट्स, कि अब जितनी चॉकलेट बच गई उसका 25% एक और कस्टमर ने ले लिया। 25% किसका? रिमेनिंग चॉकलेट का। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में, कि अगर वो कह रहा है कि 25% माल बिक गया, 25% सामान बिक गया, तो 25% किसका? ओरिजिनल का या रिमेनिंग का? यहां पे आपको ये भी दिया हो सकता था कि 25% ऑफ द ओरिजिनल चॉकलेट वर सोल्ड, कि n का 25% बिक गया। आपको ध्यान से पढ़ना है कि वो 25% ऑफ ओरिजिनल चॉकलेट बोल रहा है या रिमेनिंग चॉकलेट बोल रहा है। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि 25% ऑफ रिमेनिंग चॉकलेट्स की बात हो रही है, तो मतलब कि अब जो 0.72n रिमेनिंग चॉकलेट्स हैं इसका 25% बिक गया। दैट इज 25% ऑफ 0.72n, दैट इज 25% ऑफ 0.72 upon 100, यानी कि 0.18n चॉकलेट्स और बिक गई। तो बची कितनी? 0.72n की, उसमें से 0.18n बिक गई, तो बची कितनी? 0.54n। ये चॉकलेट्स आपकी रिमेनिंग है। अब इतनी चॉकलेट्स आपकी रिमेनिंग है, 0.54n, इतनी चॉकलेट्स आपकी बच गई, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइनली द शॉपकीपर इज लेफ्ट विद 270 चॉकलेट्स। वो कह रहा है कि शॉपकीपर के पास लास्ट में 270 चॉकलेट्स बची हैं। ये कैसी बात हुई? हमने तो अभी सीखा कि 0.54n चॉकलेट्स बची हैं और वो हमसे कह रहा है कि 270 चॉकलेट्स बची हैं। क्या इसका मतलब ये है कि 0.54n जो है वो 270 के बराबर है? इसका मतलब तो यही निकला। हमने जो स्टेप बाय स्टेप अपनी चॉकलेट्स को सेल करा, हमने जो अपनी स्टेप बाय स्टेप चॉकलेट्स बेची, हमें ये नजर आया कि लास्ट में हमारे पास 0.54n चॉकलेट्स रिमेनिंग है। लेकिन क्वेश्चन में वो कह रहा है कि शॉपकीपर के पास 270 चॉकलेट्स रिमेनिंग है। इसका मतलब 0.54n जो है वो 270 के बराबर है। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 270 इंटू 100 अपॉन 54। n की वैल्यू ये होगी कि मैं 0.54 को नीचे ले आया, 27 10 से 27 2 से 50, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई? 500। कि शॉपकीपर के पास इनिशियली 500 चॉकलेट्स थी। शॉपकीपर के पास कितनी चॉकलेट्स थी? n, हमने n की वैल्यू निकाली, 0.54n जो है 270 के बराबर आ रहा है, तो जब मैंने इसे सॉल्व करा तो मेरे पास n की वैल्यू आ गई 500। इसका क्या मतलब हुआ? कि शॉपकीपर के पास इनिशियली 500 चॉकलेट्स थी और यही क्वेश्चन में पूछा गया, हाउ मेनी चॉकलेट्स वर देयर इनिशियली इन शॉप, कि दुकानदार के पास शुरुआत में कितनी चॉकलेटें थी? हमने निकाल दिया 500 चॉकलेट्स। आंसर इज 500। तो हमेशा ध्यान रखिए मैथ्स के क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जो दिया उसकी इक्वेशन लिखते रहेंगे, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। हमें दिया हुआ है इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज रेज्ड बाय 20%। कोई कमोडिटी है, ऑयल हो गया, मेटल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एनीथिंग, कह रहा है उसका प्राइस जो है 20% से इंक्रीज हो गया। अब आपको ये पता है कि हमारे घर में हर चीज का एक बजट फिक्स होता है, कि लेट अस से अगर हमने 2000 रुपीज अलग से रख दिए कि हम महीने में
₹2000 का मिल्क कंज्यूम करेंगे तो अब क्या होगा? अगर मिल्क का रेट बढ़ गया, हमारा तो बजट फिक्स है, हमें क्या करना पड़ेगा? मिल्क की कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। यही तो बेसिक होता है कि अगर कोई चीज महंगी हो रही है, हम उसे कम कंज्यूम करेंगे। अगर कोई आइटम सस्ती हो रही है तो हम उसे ज्यादा कंज्यूम करेंगे। कि अगर दूध सस्ता हो गया तो आप कहोगे कि अभी मेरे बजट में और ज्यादा दूध आ सकता है, तो अब मैं और ज्यादा दूध कंज्यूम करना चाहता हूं। तो अब हम एक नया टाइप का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं परसेंटेजेस में, जहां पे बजट के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन देखेंगे हम कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसकी कंजम्पशन कितनी कम हो रही है, और अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है तो उसकी कंजम्पशन कितनी इंक्रीज हो रही है। ये बातें अब हम इस सेक्शन में सीखेंगे। क्वेश्चन है कि अगर एक पर्टिकुलर कमोडिटी का जो प्राइस है वो 20% से इंक्रीज हो गया, तो फिर जो हाउस होल्ड वाले लोग हैं उनको उसकी कंजम्पशन कितनी कम करनी पड़ेगी सो दैट उनका मंथली बजट जो है वो सेम रहे। क्योंकि अब एक पर्टिकुलर आइटम, एक पर्टिकुलर कमोडिटी अगर महंगी हो गई है तो हमें उसकी कंजम्पशन कितनी कम करनी पड़ेगी सो दैट उनकी जेब से, उनकी पॉकेट से सेम अमाउंट ऑफ पैसा बाहर जाए। ये तो सर काफी मुश्किल लग रहा है सुनने में। हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है 20% और कोई वैल्यू भी नहीं दी हुई क्वेश्चन में, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सर एक काम करते हैं, बजट को 100 अज्यूम कर लेते हैं। करना तो आपको वैसे ही पड़ेगा कि इनिशियली आप अज्यूम करिए कि आपको ₹100 खर्च करने और ये सब, लेकिन आपको उतना लंबा प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, और वो शॉर्टकट हर जगह पे एप्लीकेबल है। जो शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा उसको यूज करके आप इस टाइप के क्वेश्चंस को विद इन 1 मिनट सॉल्व कर सकते हैं। क्या शॉर्टकट है समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको दिया हुआ है कि प्राइस जो है वो 20% से इंक्रीज हुआ है, तो आप 20% को लिखिए। पहले हमने लिख लिया 20%। अब परसेंटेज का साइन हटा दीजिए, यानी कि 20/100। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको परसेंटेज का साइन हटाना है तो 100 से डिवाइड करना होगा। तो हमने क्या किया, हमें 20% दिया हुआ था कि एक कमोडिटी का प्राइस जो है 20% से इंक्रीज हुआ है। एक कमोडिटी का प्राइस 20% से इंक्रीज हुआ है। 20% से इंक्रीज होने का मतलब है क्या हो गया, 20/100। इसे थोड़ा कैंसल आउट करेंगे। 20/100 क्या हो गया, 1/5। बिल्कुल सही बात है। यानी कि अभी तक हम एकदम अपने बेसिक्स पे टिक के चल रहे हैं, एकदम हम अपने बेसिक्स पे चल रहे हैं। क्या कि जो हमें नंबर दिया हमने वो लिखा, परसेंटेज का साइन हटाया और उन्हें कैंसल आउट कर दिया। ये हो गई क्वांटिटी n और ये हो गई क्वांटिटी d, ऐसा मान के चलिए। अगर आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, अगर आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो आपकी जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी। योर कंजम्पशन विल रिड्यूस। अगर आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन कम होगी। बिल्कुल जायज बात है, सही बात है। शॉर्टकट क्या है, अगर आपको अपनी कंजम्पशन कम करनी है तो आप सिंपली लिखेंगे n/d+n into 100%। खत्म क्वेश्चन। आप क्या लिखेंगे, n/d+n into 100%। n क्या है 1, d क्या है 5। n/d+n। अगर आपको कंजम्पशन डिक्रीज करनी है, अगर आपको कंजम्पशन डिक्रीज करनी है, अगर आपको कंजम्पशन रिड्यूस करनी है, अगर आपको कंजम्पशन कम करनी है, तो आप क्या करोगे, n/d+n। n/d+n। कंजम्पशन अगर आपको कम करनी है तो आप करोगे n/d+n। n क्या है, ये रहा 1, d क्या है, ये रहा 5। वैल्यू पुट कर दीजिए बस और 100% से मल्टीप्लाई। आंसर आ गया 16.67%। बहुत बहुत आसान शॉर्टकट। जब भी प्राइस वर्सेस कंजम्पशन वाले क्वेश्चंस आएंगे, हमेशा आप ये फॉर्मूला यूज करें। इसी में एक और केस बनता है, मतलब इसी टॉपिक में आपको पता है कि अगर प्राइसेस कम होंगे तो कंजम्पशन इंक्रीज होगी। अभी हम कौन सा केस देख रहे थे कि अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो कंजम्पशन कम होगी। एक और पॉसिबिलिटी भी तो है कि अगर आपका प्राइस कम हो गया तो आप ज्यादा कंज्यूम करोगे, आपकी कंजम्पशन इंक्रीज होगी। उस केस में हम कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, n/d-n into 100%। खत्म क्वेश्चन। तो ये दो फॉर्मूले हमने देख लिए, दो फॉर्मूले हमने देख लिए। ये याद रखने आपको कि अगर कंजम्पशन रिड्यूस करनी है n/d+n into 100%, अगर कंजम्पशन इंक्रीज करनी है n/d-n into 100%। डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, आप रेलेवेंट शॉर्टकट यूज करेंगे। n/d+n कब यूज होगा, जब कंजम्पशन कम करनी है।
n अपॉन d माइनस n कब यूज होगा? जब कंजम्पशन इंक्रीज करती है, राइट? तो हमारा आंसर आ चुका है कि अगर 20% से प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन कितनी कम होगी? 16.67%। ये रहा आपका आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल फॉल्स बाय 20% देन हाउ मच कंजम्पशन शुड इंक्रीज। सेकंड केस आ गया कि अगर पेट्रोल का दाम कम हो रहा है तो कंजम्पशन कितनी इंक्रीज होनी चाहिए। हमने देखा कंजम्पशन इंक्रीज होने का फॉर्मूला क्या है? n अपॉन d माइनस n इंटू 100%। ये फॉर्मूला कंजम्पशन इंक्रीज करने का। n अपॉन d माइनस n इंटू 100%। नाउ 20% को लिखेंगे सबसे पहले 20 अपॉन 100 कैंसल आउट करा 1 अपॉन 5। ये हो गया आपका n, ये हो गया आपका d। हमें करना है n अपॉन d माइनस n, n अपॉन d माइनस n इंटू 100%, दैट इज 100 अपॉन 4%, दैट इज 25%। खत्म क्वेश्चन। कि अगर पेट्रोल का प्राइस 25% से कम हो रहा है तो पेट्रोल की जो कंजम्पशन है वो 25% से इंक्रीज होगी, इट विल इंक्रीज बाय 25%। तो ये एक और सेक्शन है हमारे परसेंटेजेस में, कंजम्पशन और प्राइस का। कंजम्पशन इंक्रीज, कंजम्पशन डिक्रीज, दोनों के फॉर्मूले हमने यहाँ पे देख लिए। चलते हैं 2024 के टीवाईक्यू की तरफ। काफी आसान क्वेश्चन, समझते हैं। अ नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4। वो कह रहा है एक नंबर है, हमें उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हमने गलती से उसे 4 से डिवाइड कर दिया। करना था मल्टीप्लाई, कर दिया डिवाइड। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। इस गलती की वजह से कितना परसेंटेज चेंज हुआ हमें वो बताना है। आप देखिए यहां पे हमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई, हमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि एक नंबर है जिसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा होगा। ऐसे केसेस में वी कैन इजीली अज्यूम लेट द नंबर बी 100। कि हमने मान लिया कि जो नंबर है वो 100 है। इनिशियली हमें क्या करना था? नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना था। और फाइनली हमने किया क्या? हमने उसे डिवाइड कर दिया। करना क्या था? करना क्या था? मल्टीप्लाई। कर क्या दिया? डिवाइड। हमें इनिशियली क्या करना था? मल्टीप्लाई करना था। हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो फाइनल क्या है? डिवाइड वाला आंसर। कह रहा व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट। रिजल्ट में कितना परसेंटेज चेंज आया? इनिशियली हमें मल्टीप्लाई करना था, फाइनली हमने डिवाइड कर दिया। परसेंटेज चेंज कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है। सिंपली हमें यहाँ पे परसेंटेज चेंज में वैल्यूज पुट करनी है। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, वैल्यू पुट करी, हमारा काम खत्म। 0 से 0 में बचा क्या? माइनस 375 अपॉन 4%, माइनस 9 4 36 15 3.7। मतलब कि जो वैल्यू में चेंज आया वो 93.75% का चेंज आया। इट मींस माइनस 93.75 का मतलब है कि वैल्यू जो है वो 93.75% से गिर गई। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 93.75। आप देखिए 2024 का क्वेश्चन है और हमने जो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला सीखा उससे कितना इजीली आपने 2024 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 2024 में ही परसेंटेज से एक और क्वेश्चन आया। लेट अस फाइंड सॉल्व दिस। इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, 70% स्टूडेंट्स पास इन हिंदी एंड 15% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। 80% बच्चे जो हैं इंग्लिश में पास हुए, 70% जो है हिंदी में पास हुए और 15% जो है वो दोनों में फेल हो गए। कह रहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड ओनली इन वन सब्जेक्ट। समझे? क्योंकि हम वेन डायग्राम और सिलोगिज्म्स में थोड़ा सा वेन डायग्राम देख चुके हैं, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। कह रहा है 80% स्टूडेंट जो हैं इंग्लिश में पास हुए हैं। अगर 80% स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास हुए हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इंग्लिश में 20% स्टूडेंट्स फेल हुए? इंग्लिश में 20% स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हुए हैं। सिमिलरली वो हमसे कह रहे हैं 70% स्टूडेंट जो है हिंदी में पास हुए हैं। 70% स्टूडेंट्स हिंदी में पास हुए हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 30% स्टूडेंट्स हिंदी में फेल हुए? क्यों? लॉजिक की बात है, टोटल बच्चे कितने? 100%। अगर 70% हिंदी में पास हो गए तो 30% हिंदी में फेल हो गए। लेकिन यहां पे कुछ ओवरलैप भी है, समझना।
अगर 20% इंग्लिश में फेल हुए हैं, तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल हुए हैं। हमें नहीं पता अभी वो नंबर क्या है। सिमिलरली 30% बच्चे अगर हिंदी में फेल हुए हैं, तो इसमें ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों में फेल हुए होंगे। क्वेश्चन कहता है कि ऐसे 15% बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ऐसे 15% बच्चे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। अब यहां से मैं क्या assumption लगा सकता हूं, यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं? इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं? 20%। उस 20% में से 15% ऐसे हैं जो हिंदी में भी फेल हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हो गए? 20% टोटल इंग्लिश में फेल हुए, उसमें से 15% हिंदी में भी फेल हुए। तो 5% बच्चे ऐसे हैं जो ओनली इंग्लिश में फेल हुए हैं। 5% बच्चे ऐसे आ गए जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं। सिमिलरली 30% बच्चे हिंदी में फेल हुए हैं, उसमें से 15% इंग्लिश में भी फेल हुए हैं। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 15% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश हिंदी दोनों में फेल हैं। यानी कि अगर 30% बच्चे हिंदी में फेल हुए हैं, उसमें से 15% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी फेल हुए हैं। तो ओनली हिंदी में कितने फेल हुए हैं? ओनली हिंदी में 15% फेल हुए हैं। करेक्ट? आप समझिए कि हमें यह दिया हुआ है कि 15% बच्चे ऐसे हैं, 15% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल हुए हैं। हुआ फेल्ड बोथ द सब्जेक्ट्स, जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं। अगर 20% बच्चे इंग्लिश में फेल हुए हैं, उन 20 में से 15% ऐसे हैं जो इंग्लिश हिंदी दोनों में फेल हैं। तो सिर्फ इंग्लिश में कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं? 5%। 30% बच्चे हिंदी में फेल हुए हैं, उसमें से 15% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश हिंदी दोनों में फेल हैं। तो सिर्फ हिंदी में कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं? 15%। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट? ऐसे टोटल कितने परसेंट बच्चे हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं? सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल हुए? 5%। सिर्फ हिंदी में कितने फेल हुए? 15%। तो टोटल 20% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, या तो सिर्फ इंग्लिश में या सिर्फ हिंदी में। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 20%। कि सिर्फ और सिर्फ 20% बच्चे ऐसे हैं जो ओनली वन सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। एक बार डॉट्स कनेक्ट करवा देता हूं इस क्वेश्चन के मैं आपके, कि कुल मिला के बात क्या बनती है यहाँ पे। डॉट्स कनेक्ट कर लेते हैं। 80% बच्चे इंग्लिश में पास हो गए, इसका मतलब 20% इंग्लिश में फेल हो गए। 70% बच्चे हिंदी में पास हो गए, इट मीन 70% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में पास हुए, 30% ऐसे हैं जो हिंदी में फेल हो गए। अब इसमें ओवरलैप भी है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में फेल हैं, वो कितने हैं? 15%। यानी कि ओवरलैप वाला एरिया कितना हो गया? 15%। अगर 20% बच्चे इंग्लिश में फेल हुए हैं, उसमें से 15% ऐसे हैं जो हिंदी में भी फेल हुए हैं, तो सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल हुए? 5%। अगर 30% बच्चे हिंदी में फेल हुए हैं, उसमें 15% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी फेल हुए हैं, तो सिर्फ हिंदी में कितने फेल हुए? 30 माइनस 15, 15। क्वेश्चन है कि एक सब्जेक्ट में कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं? एक सब्जेक्ट में 15 और 5 20% बच्चे फेल हुए हैं, या तो सिर्फ हिंदी में या सिर्फ इंग्लिश में। ये था आपका 2024 का एक और क्वेश्चन। लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन ऑफ 2022। आप देखिए कि इस टाइप का जो वोटिंग वाला क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। वो कह रहा है कि दो कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़ा, एक्स और वाई। अब वो कह रहा है, देखिए जो अभी हमने वोटिंग वाला क्वेश्चन देखा था हल्का सा इससे अलग है। वो हमें कह रहा है कि एक वोटर लिस्ट है। आपको पता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक वोटर लिस्ट होती है, और उसमें क्या होता है कि 100% लोग वोट डालने नहीं आते, मतलब कि जितने भी लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं सबके सब लोग वोट डालने नहीं आते, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते। वो हमसे कह रहा है कि 80% वोटर्स जो है सिर्फ वो वोट डालने आए। वोटर लिस्ट में जितने लोगों का नाम है उसमें से सिर्फ 80% वोट डालने आए। अब वो बोलता है कि एक्स को 56% वोट्स मिले, मतलब कि जितने भी वोट्स डाले, जितने भी वोट्स कास्ट हुए, जितने भी लोगों ने वोट डाला, उसमें से 56% वोट जो है एक्स को मिले। लेट टोटल वोट्स भी 100%। आपको पता है कि टोटल वोट्स कितने होंगे? 100%। आप कहोगे सर यहाँ पे तो 80% दिया हुआ है। नहीं, फर्क है। 80% हमें वो दिया हुआ है जो लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं, उसमें से सिर्फ 80% लोग वोट डालने आए। मैं अलग बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि टोटल जितने भी वोट डले, टोटल जितने भी वोट्स कास्ट हुए, वो तो 100% होगा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि जितना भी लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है सबके सब वोट डालने आए। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग कि जितने भी वोट्स डले उसमें से 56% वोट्स एक्स को मिले, तो बचे कितने? 44% वोट जो है वो वाई को मिले। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि टोटल वोट्स जो डाले वो 100% वोट्स हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% लोग वोट डालने आए, नहीं, वो एक सेपरेट टॉपिक है कि वोटर लिस्ट में से कितने लोग वोट डालने आए, वो एक अलग मुद्दा है। मैं ये बोल रहा हूँ सिर्फ, आपको पता है ना कि हर क्वांटिटी को हम 100 मान लेते हैं कि अगर आपने इंग्लिश का एग्जाम दिया तो 100% में से आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं। अगर आपने यूपीएससी का जीएस पेपर दिया तो उसमें आपके 100% में से कितने मार्क्स आए, इवन तो पेपर 200 मार्क्स का है। मैं वो बात कर रहा हूँ कि अगर टोटल वोट्स आए हैं, चाहे किसी ने भी वोट डाला हो, टोटल वोट्स को मैं 100% अगर मान रहा हूँ, तो उसमें से 56% एक्स को मिले, तो बचे हुए कितने? 44% वाई को मिले।
ये बोलता है कि x जो है वो इलेक्शन जीता 1440 वोट से। लेट टोटल वोट्स बी x। इसका मतलब है कि 56% ऑफ x माइनस 44% ऑफ x इज इक्वल टू 1440। जो पर्सन x है, जो कैंडिडेट x है, उसको कितने वोट्स मिले? टोटल वोट्स का 56%। जो कैंडिडेट y है उसको कितने वोट्स मिले? टोटल वोट्स का 44%। और इनमें डिफरेंस कितना है? 1440 का। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने किया, बस वैल्यू अलग थी। तो क्या बना? 12% ऑफ x इज इक्वल टू 1440, क्योंकि इनमें जो डिफरेंस है वो 12% का डिफरेंस है। इसका मतलब 12% ऑफ x इज 1440। 12 से 12 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 12,000। कि टोटल 12,000 वोट्स डले, टोटल 12,000 वोट्स डले। आप कहोगे सर ऑप्शन में 12,000 है, हमारा आंसर आ गया बी। लेकिन आंसर आपका बी नहीं होगा। क्यों? क्वेश्चन में हम कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट। वो ये बोल रहा है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें कितने लोग थे वो बताइए। ये तो आया मेरे पास कि कितने लोग वोट डालने आए, 12,000। हमसे वो पूछ रहा है कि जो वोटर लिस्ट है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की, उसमें टोटल कितने लोग थे। लेट टोटल वोटर्स बी m। अब क्वेश्चन ये कहता है कि अगर टोटल वोटर्स m है, कि टोटल जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लिस्ट है उसमें m वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, उसका 80% लोग वोट डालने आए। यानी कि जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं वोटर लिस्ट में, उसके 80% लोग वोट डालने आए। और वो कितने हैं? 12,000। यानी कि 80 इंटू m अपॉन 100 इज 12,000। 80 इंटू m अपॉन 100 इज 12,000। तो m आ गया 15,000। कि टोटल वोटर लिस्ट में 15,000 लोग रजिस्टर्ड हैं। जो आपकी वोटर लिस्ट है उसमें टोटल 15,000 पीपल आर रजिस्टर्ड। क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन बस ये था कि वोटर लिस्ट में आपके कुछ लोग हैं, उसमें से 80% वोट डालने आए। उन 80% ने जो वोट डाला, अब 56% ऑफ द टोटल वोट्स x को मिले, 44% ऑफ द टोटल वोट्स y को मिले, और इनका डिफरेंस 1440 होगा। हमने सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वोट कैलकुलेट करा। अब टोटल वोट कितना है? 80% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स। वो लॉजिक यूज करके हमने टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स निकाले, दैट इज 15,000। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 2022 का लेट अस लुक एट वन मोर क्वेश्चन। क्या कहता है? द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम वाज 25%। एक पर्टिकुलर आइटम है, उसका प्राइस पहले 25% से इंक्रीज किया, देन द प्राइस वाज डिक्रीज्ड बाय 20%। फिर आपने प्राइस को 20% से डिक्रीज कर दिया, एंड देन अगेन इंक्रीज्ड बाय 10%। फिर दोबारा से आपने प्राइस को 10% से इंक्रीज कर दिया। व्हाट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस? कह रहा है फाइनल प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ, आप वो बताइए। व्हाट इज द फाइनल इंक्रीमेंट इन द प्राइस? कि मतलब ये तो पूरी साइकिल चली, इसके बाद लास्ट में एंड रिजल्ट क्या निकला। अब देखिए यूजुअली क्या होता है, एस्पिरेंट क्या करेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले वैल्यू को 100 अज्यूम करेगा, क्योंकि कुछ डेटा नहीं दिया हुआ। वो क्या कहेगा कि लेटर से प्राइस 100 है, 25% से इंक्रीज करा तो 125 हो गया, फिर 20% से डिक्रीज करा तो 100 हो गया, फिर 10% से इंक्रीज करा तो 110 हो गया, टोटल इंक्रीमेंट 10% का हो गया। ये तो वही एक बात। अब इस कैलकुलेशन में आपको हो सकता है थोड़ा समय लगे। आप करने को तो ऐसे नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो कि वैल्यू को 100 अज्यूम करा, फिर 25% इंक्रीज करा, फिर 20% कम करा, फिर 10% इंक्रीज करा। लेकिन मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताना चाहूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि एग्जाम में अगर आप ये शॉर्टकट यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। एक शॉर्टकट होता है जिसको कहते हैं a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ए बी की क्या वैल्यू है, मैं बताऊंगा। अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो आप लगाओगे पॉजिटिव साइन। अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो आप लगाओगे पॉजिटिव साइन। अगर कोई क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो आप लगाओगे नेगेटिव साइन। सर एग्जांपल दीजिए, समझिए। हमें क्या दिया हुआ है कि एक कमोडिटी है, उसका प्राइस हमने 25% से इंक्रीज करा, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? प्लस 25। देन द प्राइस वाज डिक्रीज्ड बाय 20%, तो बी की वैल्यू क्या हो गई? माइनस 20। अभी रुक जाइए, जो लास्ट वाला 10% है उसे भूल जाओ बेटे। अभी दो क्वांटिटीज को एट अ टाइम कंसीडर कीजिए। ये जो शॉर्टकट है इसमें सिर्फ दो क्वांटिटीज एट अ टाइम लगती हैं। सिर्फ दो क्वांटिटीज एट अ टाइम लगेंगी। ए हो गया प्लस 25, बी हो गया माइनस 20। तो 25 अब वैल्यू पुट करिए, ए की जगह 25, बी की जगह माइनस 20। 25 माइनस 20 प्लस 25 इंटू माइनस 20 अपॉन 100, दैट इज 5 माइनस 500 अपॉन 100, दैट इज 5 माइनस 5 इज 0%। तो पहली दो क्वांटिटीज को यूज करके हमारा आंसर क्या है? 0%।
कि अगर हमने एक क्वांटिटी का प्राइस, एक कमोडिटी का प्राइस पहले 25% से इंक्रीज करा और फिर 20% से डिक्रीज करा, तो नेट चेंज 0% का आएगा। अब थर्ड क्वांटिटी के लिए दोबारा से सेम फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज a प्लस b प्लस ab अपॉन 100। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है 0%, अब हम इसे कंसीडर करेंगे। 0 ना तो प्लस है ना माइनस है, मतलब कि a की वैल्यू हो गई 0 और अब b की वैल्यू हो गई प्लस 10। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है इट इज इंक्रीज्ड बाय 10%, इट इज इंक्रीज्ड बाय 10%। मैंने क्या करा, क्योंकि शॉर्टकट में सिर्फ आप दो क्वांटिटीज एट टाइम डाल सकते, तो पहले 25 और 20 का रिजल्ट निकाला। जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को थर्ड क्वांटिटी के साथ अपने मर्ज कर रहा हूं, जो रिजल्ट आया उसको थर्ड क्वांटिटी के साथ मर्ज कर रहा हूं। आपको भी सेम करना है। a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 10 है, प्लस 0 इंटू 10 अपॉन 100। क्या आंसर आया? प्लस 10%। यानी कि टोटल चेंज जो होगा वो प्लस 10% का होगा। ऐसे और भी क्वेश्चंस आए हुए जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। तो कुल मिला के बात क्या बनती है, हमें क्या शॉर्टकट यूज करना है, a प्लस b प्लस ab अपॉन 100। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि पहले इतना इंक्रीज कर दिया, फिर इतना डिक्रीज कर दिया, फिर इतना इंक्रीज कर दिया, फिर इतना डिक्रीज कर दिया, व्हेनेवर यू विल गेट एनी सच क्वेश्चन, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे a प्लस b प्लस ab अपॉन 100। अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव साइन, डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव साइन। ऑल्सो एट अ टाइम आप सिर्फ दो वैल्यूज को कंसीडर करोगे। अब थर्ड वैल्यू है तो दो वैल्यूज का जो रिजल्ट आएगा उसको थर्ड वैल्यू के साथ इस फॉर्मूले में मर्ज कर देंगे। आंसर है ऑप्शन बी 10%। 2021 का एक क्वेश्चन देखते हैं। In a class, 60% students are from India, 50% are girls, 30% of Indian students are girls. Then what is the percentage of foreign student boys? समझते हैं। आप ये देखिए कि इधर हमें कहीं पे भी कोई नंबर नहीं दिया हुआ, सिर्फ परसेंटेज दी हुई है। अगर आपको याद होगा कि जब भी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज दी होती है, मैंने आपको क्या बोला कि आप 100 एज्यूम कर लिया कीजिए क्वांटिटी को। अगर आपको याद होगा पहले भी हमने आमिर और अमिताभ की हाइट वाला क्वेश्चन देखा था, वहां पे भी हमें कोई नंबर नहीं दिया हुआ था, सिर्फ परसेंटेज दी हुई थी, इसलिए वहां पे मैंने आमिर की हाइट को 100 एज्यूम कर लिया था। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई नंबर नहीं दिया हुआ, आपको सिर्फ परसेंटेज दी हुई है, तो आप किसी भी क्वांटिटी को 100 एज्यूम कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर क्लास में कितने बच्चे हैं हमें नहीं दिया हुआ, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि क्लास में 100 स्टूडेंट्स, दैट देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, 60% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया। अगर टोटल बच्चे 100 हैं, उसमें से 60% बच्चे इंडिया से हैं, यानी कि 60 बच्चे इंडिया से हो गए, तो बचे हुए 40 जो हो गए वो फॉरेन से हो गए। यही बात हुई कि अगर वो मेरे से कह रहा है कि 60% बच्चे इंडिया से हैं, तो 60% ऑफ 100 कितना हुआ? 60। 60% ऑफ 100 कितना हुआ? 60। तो क्या बात बनी कि 60 बच्चे इंडिया से हैं, बचे हुए 40 बच्चे फॉरेन से हैं। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। जितने भी 100 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 50 जो है वो गर्ल्स हैं, तो बचे हुए 50 क्या हो गए? बॉयज। अगर टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, उन 100 स्टूडेंट्स में से 50 स्टूडेंट्स जो है गर्ल्स हैं, तो बचे हुए 50 स्टूडेंट्स बॉयज हो गए। ठीक है, इफ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, इंडिया में जितने स्टूडेंट्स हैं उसका 30% गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स कितनी हो गई? 18। इंडिया में जितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 60। इसका 30% गर्ल्स हैं, 60 का 30% गर्ल्स हैं, यानी कि 18 गर्ल्स हैं, तो बचे कितने? 42। 60 में से 18 गर्ल्स हैं तो 42 बॉयज हो गए। साथ में हमें ये बोला हुआ है कि टोटल 50 गर्ल्स हैं, क्लास में टोटल 50 गर्ल्स हैं। नाउ अगर उन 50 में से 18 गर्ल्स इंडिया की हैं, तो 32 गर्ल्स फॉरेन की हो गई, क्योंकि टोटल गर्ल्स हमें 50 चाहिए, उसमें से 18 इंडिया से हैं, तो बची हुई 32 फॉरेन से होगी। नाउ फॉरेन से टोटल 40 बच्चे चाहिए, अगर उसमें से 32 गर्ल्स हैं, 8 आपके बॉयज हो गए। अब आप देखो आपकी सारी इक्वेशन सैटिस्फाई हो जाएंगी। यहाँ पे आप पूछोगे कैसे? हमें 50 गर्ल्स चाहिए, ये नहीं 50 गर्ल्स, 18 प्लस 32। हमें 50 बॉयज चाहिए, ये रहे 50 बॉयज, 42 प्लस 8 हो गए 50 बॉयज। इसका मतलब अब जो डेटा हमें दिया हुआ था हमने उसकी टेबल बना लिया है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स। देखिए ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। कह रहा है जितने भी फॉरेन के बच्चे हैं ना, उसमें से फॉरेन के लड़के कितने परसेंट हैं, यानी कि जितने भी फॉरेन के बच्चे हैं उसमें से फॉरेन के लड़के कितने हैं उसका परसेंटेज बता दो। यही क्वेश्चन है। व्हाट परसेंट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट्स में से कितने फॉरेन लड़के हैं, आर बॉयज, कि विदेशी छात्रों में कितने प्रतिशत लड़के हैं, विदेशी छात्रों में कितने प्रतिशत लड़के हैं, विदेशी छात्र कितने? 40, उसमें लड़के कितने? 8। विदेशी छात्रों में 20% लड़के हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स में 20% बॉयज हैं। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, बॉयज। 2021 का एक और क्वेश्चन देखेंगे, और आप देखिए कि जो मैंने आपको अभी इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन कराया था, ये लगभग उसी टाइप से है। कुछ हमें दिया हुआ है कि अगर एक आर्टिकल का प्राइस 20% से डिक्रीज होता है और फिर 25% से इंक्रीज होता है, तो नेट चेंज क्या होगा? आपको शॉर्टकट क्या बताया? a प्लस b प्लस ab अपॉन 100।
पहले डिक्रीज हो रहा है तो ए की वैल्यू हो गई -20, फिर इंक्रीज हो रहा है तो बी की वैल्यू हो गई +25। अब देखो कितना आसान शॉर्टकट बता दिया, बस ये लगा के आपके पी बाई क्यूज कितनी आसानी से निकल जाएंगे। -20 +25 प्लस -20 × 25 अपॉन 100, ये कितना आ गया 5 -5%, दैट इज 0%, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 0%। और आप देखो शॉर्टकट से कितना इजीली आपको दिख रहा है कि 0% का चेंज है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 0%। 2021 का ही परसेंटेज का एक और क्वेश्चन देखेंगे। कहता है पी स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन क्यू। पी ने एक एग्जामिनेशन में क्यू से 40 मार्क्स ज्यादा स्कोर करे। इफ क्यू स्कोर 10% लेस देन पी देन हाउ मच डिड क्यू स्कोर। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और वैल्यूज थोड़ी सी देखते हैं। P scored 40 marks more than Q. Let us say अगर Q के मार्क्स x हैं तो P के मार्क्स कितने हो गए 40 + x, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो P के मार्क्स हैं वो Q से 40 ज्यादा हैं। Q के अगर x मार्क्स है तो P के Q + 40 + x है। अब वो ये बोल रहे हैं कि P और Q के मार्क्स में जो डिफरेंस है वो 10% है। समझना, मार्क्स ऑफ Q आर 10% लेस देन P। मैंने आपको परसेंटेजेस की थ्योरी में क्या समझाया था कि जब भी आप दो लोगों को कंपेयर करते हो और ऐसे आता है देन ऑफ, तो जो भी देन या ऑफ के बाद आता है वो डिनोमिनेटर में आता है। मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो प्लस साइन लगाएंगे, डिक्रीज हो रही है तो माइनस साइन लगाएंगे। मतलब कि यहाँ पे परसेंटेज चेंज क्या बनेगा, मार्क्स ऑफ Q माइनस मार्क्स ऑफ P अपॉन मार्क्स ऑफ P इनटू 100%। नाउ आप कहोगे फॉर्मूला कहाँ से आया। आपको याद होगा कि जब भी हम दो क्वांटिटीज के बीच का डिफरेंस निकालते थे हम ये फॉर्मूला लगाते थे और हम ये भी निकालते थे कि डिनोमिनेटर में कौन आएगा, जो भी देन के बाद लिखा हुआ है, जो भी देन के बाद लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में आएगा। जो भी क्वांटिटी देन के बाद लिखी हुई है वो डिनोमिनेटर में आएगी। परसेंटेज चेंज हमें कितना दिया हुआ है 10% लेस, यानी कि -10। 10 नहीं लिखना, -10 लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें 10% लेस दिया हुआ है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो प्लस साइन लगेगा, डिक्रीज हो रही है तो माइनस साइन लगेगा। हमें दिया हुआ है 10% लेस मार्क्स तो माइनस साइन लगेगा। मार्क्स ऑफ Q कितने हैं x, मार्क्स ऑफ P कितने हैं x + 40 अपॉन x + 40 इनटू 100। यही क्वेश्चन बनेगी। आपको याद होगा कि जब भी हमें दो लोगों के बीच में डिफरेंस निकालना होता था, परसेंटेज डिफरेंस, सैलरी वाले भी ऐसे हमने कई क्वेश्चन करे कि अगर दो लोगों की सैलरी के बीच में हमें परसेंटेज डिफरेंस निकालना है तो हम यही फॉर्मूला लगाते थे। डिनोमिनेटर में वो आता था जो देन के बाद लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया -1/10। चलो मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं। -10 100 को नीचे ले आए, -10/100 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन x - x - 40 अपॉन x + 40। x से x कैंसिल हो गया, 0 से 0 गया, क्या बचा -1/10 इज इक्वल टू -40 अपॉन x + 40। माइनस से माइनस कैंसिल, x + 40 इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू 360। यानी कि Q के मार्क्स जो है वो कितने आ रहे हैं 360। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है। जो हमने फॉर्मूला सीखा था सिर्फ वो लगाया, जो लॉजिक हमने सीखा था सिर्फ वो लगाया कि जो भी देन के बाद आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो प्लस साइन, डिक्रीज हो रही है तो माइनस साइन। क्वेश्चन था।